नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि 14 अप्रैल 2008 की घटना है। जिसमें जब घटना हुई थी तो एक साथ 7 लोगों का कत्ल किया गया था। वो भी कत्ल ऐसा कि पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया। पूरा प्रदेश जब हिल गया तो उस समय की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी मायावती, उनको मौकाए स्थल पर जाना पड़ा। और जो घटना स्थल में एक व्यक्ति जो बचा था, उस परिवार का एकमात्र सदस्य बचा था, उसके लिए 5 लाख रुपए की घोषणा भी करना पड़ा। और उसी समय वहाँ के जो तत्कालीन एसओ थे, वह पूरा स्टाफ था, उसको सस्पेंड भी करना पड़ा। एक ऐसी घटना, एक ऐसा दृष्टांत जिसको अगर आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके नीचे से, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि इस घटना ने उस जिले को तो हिलाया ही, उसके साथ पूरे उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया था। ये घटना थी 14 अप्रैल सन 2008 की। जिला है अमरोहा। अमरोहा का हस्तायनपुर कोतवाली का एक गांव है बावनखेड़ी। बावनखेड़ी गांव में एक शौकत अली मास्टर साहब रहते थे। शौकत अली मास्टर साहब गांव के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित सम्मानीय व्यक्ति थे। वो सरकारी नौकरी से, शिक्षक पद से रिटायर हुए थे। गांव में उनका बहुत सम्मान था। परिवार के लोग भी उनका सम्मान करते थे, गांव के लोग भी उनका सम्मान करते थे। गांव में उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। उनके परिवार में रात 12 बजे बदमाश 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 करने की आवाज़ आती है तो पूरे गांव सो रहा था, वो जग जाता है। और जगने के बाद जब स्थल पर जाता है तो देखता क्या है कि वहां पर 7 कत्ल किए गए थे। 7 लोगों के कत्ल थे, जिसमें सबका सर धड़ से अलग किया जा चुका था। और जैसा प्रतीत हो रहा था कि कुल्हाड़ी से इनके सरों को काटा गया है। और घर की एकमात्र सदस्य बची हुई थी, जिसकी उम्र 25 साल रही होगी, जिसका नाम था शबनम। वो बहुत बेहताशा रो रही थी। तो गांव के ही किसी व्यक्ति ने पुलिस का जो नंबर होता है 112, उसको डायल किया। और डायल करने के बाद जब पुलिस वहां आती है, आने के बाद देखती क्या है कि वहां पर 7 कत्ल हैं। 7 को कुल्हाड़ी या धारदार हथियार से काटा गया है। क्योंकि उस समय एकमात्र सदस्य बची हुई थी शबनम, उससे कोई बात करना नहीं चाह रहा था। क्योंकि वो उस समय इतना ज़्यादा परेशान थी, महिला थी। महिला होने की वजह से कोई पुलिसकर्मी बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। ये खबर धीरे धीरे गांव से जिले, तहसील और फिर प्रदेश स्तर तक पहुंच जाती है। लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि अखबारों, मीडिया पूरा छप जाता है कि इतनी दुर्दांत घटना हो गई कि कोई बदमाश आए और बदमाश 7 लोगों का कत्ल करके चले गए। तो उस समय की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी वो भी हिल जाती है। और वो स्वयं अमरोहा का जो बावनखेड़ी गांव है वहां स्थल पर जाती है और उस दृष्टांत को देखती है। और उसके बाद 5 लाख रुपए का मुआवजा भी देने के लिए कहती हैं। और वहां का जो पुलिस स्टाफ था उसको निलंबित किया जाता है। और वहां पर नए कोतवाल श्री ओपी गुप्ता को तैनात किया जाता है। आरपी गुप्ता को। आरपी गुप्ता जो आईओ अधिकारी थे, वो जांच के लिए जब वहां 14 तारीख की रात की घटना थी, 15 तारीख को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर पुलिस अपने स्तर से जो देखती है तो वो कहती थी, उससे जब पूछा गया कि चोर किस रास्ते से आए थे तो वो कह रही थी कि छत सिक्के रास्ते से आए थे। लेकिन जब पुलिस पीछे के रास्ते पर देखती है तो कहीं पर भी कोई पदचिन्ह न था, कोई भी ऐसा निशान न था जिससे चोरों को चढ़ने का कोई भी प्रूफ मिले, कोई भी निशान प्राप्त हो। फिर एक पानी की पाइप लगी हुई थी जो ना इतनी मजबूत थी, ना जिससे कोई व्यक्ति छत पर चढ़ सके, ना चढ़ने के कोई निशान थे, ना उतरने के कोई निशान थे। और जो घर का मेन गेट था वो बंद था।
ऐसी अवस्था में पुलिस को शंका होती है कि जो ये कत्ल हुआ है, क्यों ना को इसी परिवार का कोई सदस्य इसमें शामिल है। फिर पुलिस अपने स्तर से जांच करना शुरू करती है, लेकिन उस समय 7 लोगों का कत्ल हुआ था। परिवार की सदस्य अकेली थी, उससे पूछने के लिए, क्योंकि वो बेतहाशा रो रही थी। अच्छा, उस समय जब वो रो रही थी तो रोने में उसकी बार बार तबीयत भी खराब हो रही थी। तो गांव वालों ने या जो रिश्तेदार आए थे उन्होंने उसकी डॉक्टरी जांच करवाई, और जांच कराने के उपरांत वो ये पाया जाता है कि वो 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, शबनम। तो पुलिस धीरे धीरे अपनी तहकीकात की तरफ चल रही थी। तो गांव का ही कोई मुखबर था, उसके द्वारा सूचना मिलती है कि इसका और सलीम का अफेयर था। तो सलीम को पुलिस उठाती है। सलीम को जब उठा के लाती है तो सलीम पहले तो ये सब बात करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब पुलिस पूछताछ अच्छी तरीके से करना शुरू करती है, जो पुलिसिया पूछताछ होती है आप लोग जानते हैं, उस पूछताछ के माध्यम से जब पूछती है तो वो डर की वजह से टूट जाता है और बताना शुरू करता है कि मेरा और शबनम का अफेयर चल रहा था। क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और इतने अच्छे घर से भी नहीं आता हूँ। शबनम ने अपने घर में बताया था, लेकिन उनके परिवार वाले राजी ना थे। ऐसे स्थिति में परिवार वाले मना कर देते हैं, लेकिन शबनम कहती है कि जब परिवार वाले मान नहीं रहे हैं तो क्यों ना इनका कत्ल कर दिया जाए। कत्ल का प्लान बनाया जाता है। पहले तो परिवार वाले हमारे ऊपर बहुत सख्ती कर रहे थे, मिलने भी नहीं दे रहे थे। जो शबनम है, ये प्राइमरी विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत थी। जब ये विद्यालय जाती थी तो जो घंटे के बीच का पीरियड होता है उसमें हमारी मुलाकात हो जाती थी। वहीं पर मुलाकात हुई, क्योंकि परिवार वाले बहुत सख्ती कर रहे थे। ऐसे में शबनम ने मारने का प्लान बनाया था। शबनम के बताए अनुसार मैं नींद की गोलियां या ऐसा तरल पदार्थ जिसको पीने के बाद या खाने के बाद व्यक्ति बेहोश हो जाए, शबनम ने कहा ला के देना। मैं ला के शबनम को दिया था। और जब 14 तारीख को सभी लोग जब घर पे उपस्थित थे तो पहले सभी लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के उपरांत शबनम ने कहा कि चलो चाय पीते हैं। शबनम चाय बना के लाई, और चाय पीने के बाद सभी लोग चाय पी रहे थे। वो छोटा बच्चा जिसकी उम्र 7-8 महीने थी, उसने चाय नहीं पी थी, और सबने चाय पी लिया। जब सभी लोग बेहोश हो गए तो ये मुझे बुलाती है। उसके बाद कुल्हाड़ी के माध्यम से इनका गला काटा जाता है। जैसा कि आईओ अधिकारी आरपी गुप्ता भी बताते हैं, जब सलीम को पकड़ के लाया गया तो पहले तो सलीम बताने से इनकार कर रहा था, फिर उसने बताया, और फिर इसको प्रूव करने के लिए उसने तालाब में कुल्हाड़ी फेंकी थी। वो कुल्हाड़ी भी बरामद हो गई। तो कॉल डिटेल के माध्यम से और गांव के गुप्तचर के माध्यम से सलीम के अफेयर वाला केस जब पता चलता है तो इस केस का पर्दाफाश होता है। फिर जो मायावती जी ने मुआवजे की घोषणा की थी, तो उस समय जो नए आईओ अधिकारी आरपी गुप्ता तैनात किए गए थे, तो उस समय इन्होंने मायावती के जो पीए थे उनसे 48 घंटे का समय मांगा था कि 48 घंटे तक इसको मुआवजा न दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि परिवार में एकमात्र सदस्य बची है और कहीं ना कहीं यही इस केस में इन्वॉल्व है। तो पहले तो मायावती जी जो प्रदेश में इतना ज़्यादा गुस्सा व्याप्त था, उसको रोकने के लिए तुरंत मुआवजा देना चाहती थी, लेकिन वहाँ के जो तत्कालीन विधायक थे उनके कहने के उपरांत 48 घंटे का समय दिया गया। ऐसे में जब केस खुलता है तो पता चलता है कि
जो शबनम है वो 2 विषय से एमए थी, समाजशास्त्र और इंग्लिश से। गांव के प्राइमरी विद्यालय में शिक्षा मित्र थी और वो अपने परिवार में बताया भी था कि मेरा और सलीम का है, लेकिन सलीम पास की ही आरा मशीन में काम करता था जो उसके परिवार के बराबर के स्तर का न था। जिसके परिवार वाले वो 5वीं पास था, इसके लिए राजी न थे। तो उसने स्वयं इसीलिए हत्या का प्लान बनाया, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मेरे परिवार वाले इस केस के लिए नहीं मानेंगे। और ये केस की अरेस्ट किया जाता है। दोनों को अरेस्ट करने के बाद साक्ष्य और सबूतों के आधार पर जेल भेज दिया जाता है। और जेल भेजने के बाद जिला अमरोहा की जो सेशन कोर्ट है उसमें इनका मुकदमा चलता है। मुकदमे के लिए जो उस समय के जिला जज थे ए हुसैनी साहब, उन्होंने जब इस केस की जांच की, उस केस को सुना, तो उसमें फांसी की सज़ा का ऐलान हो गया। फांसी की सज़ा ए हुसैनी साहब ने, क्योंकि ये रियल ऑफ द रियल केस है कि बहुत ही गंभीर केस है। ये इतना गंभीर केस है जिसमें किसी प्रकार की रूल रियायत नहीं की जा सकती है। फिर इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपनी अपील दाखिल की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के तहत इनकी फांसी बरकरार रखी। फिर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी याचिका को खारिज कर दिया और फांसी की सजा ही मुकर्रर की गई। फिर उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे श्री प्रणब मुखर्जी, उनके पास इन्होंने मर्सी याचिका, दया याचिका लगाई, लेकिन 7 लोगों का केस उन्होंने भी इनकी दया याचिका खारिज कर दी। क्योंकि जो 7 लोग मरे थे उसमें नंबर 1 शौकत अली मास्टर साहब, नंबर 2 उनकी पत्नी मतलब शबनम की माँ हाशमी, नंबर 3 शबनम का भाई अनीस, नंबर 4 शबनम का दूसरा भाई राशिद, नंबर 5 अंजुम जो शबनम की भाभी थी, और नंबर 6 राबिया जो उसकी मौसी की लड़की थी, और 7 महीने का बच्चा। तो 6 लोग जब नींद की गोली खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद सबको काट दिया जाता है, लेकिन मारने के बाद सलीम अपने घर चला जाता है और सलीम घर जाके सो जाता है, लेकिन वो बच्चा बच जाता है। फिर शबनम उसको फ़ोन करती है कि वो 7 महीने का बच्चा बच गया है। तो कहता है अब मैं वापस नहीं आऊँगा, मैंने कुल्हाड़ी रख दी है। तो वो उस 7 महीने के बच्चे को स्वयं गला दबा कर मार देती है। इस कहानी को जो कोई भी सुनता है तो उनकी फांसी से नीचे कोई सज़ा हो ही नहीं सकती, ऐसा कहता है सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और राष्ट्रपति की दया याचिका भी खारिज हो गई है। अगर फिर इन्होंने रामनाथ कोविंद के पास भी दया याचिका लगाई थी। अभी बीच में कुछ समय पहले इस पे फांसी पे बहुत जोर से आवाज़ उठी थी और उस आवाज़ की वजह से फांसी होना था, लेकिन उसमें 2 ऑप्शन ऐसे रह गए थे, 2 मौके ऐसे रह गए थे जिसमें इनकी फांसी को रोका जा सकता था। फिर वो 2 मौक़ों की वजह से अभी तक इनकी फांसी नहीं हो पाई है। अगर देखा जाए तो ये ऐसा पहला केस होगा आज़ादी के बाद जिसमें किसी महिला को फांसी दी जाएगी, पहला केस। क्योंकि आज़ादी के बाद जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक कानून का है, तहाँ तक अभी तक कोई भी केस में किसी महिला को फांसी नहीं दी गई है। पहले तो ये मुरादाबाद जेल में बंद थी और सलीम जो है आगरा जेल में बंद किया गया। बाद में मुरादाबाद से रामपुर ट्रांसफर हुई और रामपुर ज़िले से आज की डेट में शबनम जो है वो बरेली जेल में बंद है। और उसका लड़का एक बुलंदशहर के ही बहुत बढ़िया पत्रकार है, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत सामाजिक पत्रकार हैं, उस्मान सैफी। उस्मान सैफी ने उनके बेटे को गोद लिया है जो कि जेल में पैदा हुआ था। जेल में 7 वर्ष तक के अपने अगर कोई जेल में अपराधी है और उसके बच्चा होता है तो 7 वर्ष तक के जेल में बच्चे को रखने का प्रावधान है। लेकिन अगर 7 साल से ऊपर बच्चा हो जाता है तो उसको
CWC के माध्यम से, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन के माध्यम से उसको किसी न किसी को सौंपना होता है। तो जैसा कि जो शबनम थी, जब वो विद्यालय में पढ़ा करती थी तो वो एक बहुत अच्छी, होनहार, पढ़ने में अच्छी महिला थी और लोगों की मदद भी किया करती थी। तो उनके साथ रहने वाला ही उनका मित्र, उनका दोस्त, जब वो गरीब हुआ करता था तो उसकी फीस भी उसने भरी थी। उसने इनसे गोद लेने का प्रस्ताव दिया तो पहले तो शबनम ने मना कर दिया, लेकिन जब वो बार बार जाके प्रस्ताव देने लगा, बार बार उससे रिक्वेस्ट करने लगा, तो उसने अपना बच्चा देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तैयार भी इस स्थिति में हुई है कि इस बच्चे का नाम आप बदल दोगे और कभी इस बच्चे को मेरे गांव लेके नहीं जाओगे, क्योंकि लोगों की नाराज़गी है, लोग हमसे नाराज़ हैं, तो लोग इसके ऊपर हमला भी कर सकते हैं, इसके बारे में गलत भी सोच सकते हैं। तो उस्मान सैफी उसको अपने साथ रखते हैं, अपने बच्चे की तरह पालते हैं और उन्होंने ये फैसला भी लिया है कि मैं अपने बच्चे को पैदा नहीं करूंगा। ये बहुत ही बड़ी सामाजिक बात है कि एक दोस्त के बच्चे को गोद लेकर पालना। लेकिन जो ये केस है, ये इतना गंभीर केस था कि उस समय पूरा देश, पूरा प्रदेश हिल गया था। अगर इस केस की गंभीरता को समझा जाए तो एक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की एक अंधे प्यार के चक्कर में उसने पूरे परिवार को उजाड़ के रख दिया था, जिसमें उसके इस घटनाक्रम की वजह से उसका पूरा परिवार आज तक अमरोहा जिला का जो बावनखेड़ी गांव है, वहां पर कोई भी अपनी लड़की का नाम शबनम नहीं रखता है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि शबनम नाम रखने से हमारी लड़की भी ऐसा कृत्य ना कर दे। क्योंकि अगर गांव का मुखबर सूचना न देता, क्योंकि कॉल डिटेल न निकाली जाती, CDR न निकाली जाती, तो इस केस का पर्दाफाश भी ना हो पाता, क्योंकि उस समय तो उसको मुआवजे की घोषणा हो रही थी। लेकिन जब कोई गलत कार्य करता है तो आज नहीं तो कल उस केस का पर्दाफाश अवश्य होता है। ये एक ऐसा घटनाक्रम है, ये एक ऐसा कृत्य है जो परिवार में, प्यार में अंधे हुए लोग अपने परिवार को भी नहीं देखते, अपने समाज को भी नहीं देखते और ऐसे कृत्य कर डालते हैं जिसमें उनकी तो वैल्यू घटती ही है और उनका पूरा परिवार उजड़ जाता है। तो इन कृत्यों को बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग ऐसे कृत्यों से सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक करते रहें। क्योंकि ये घटनाक्रम हुआ तो 2008 में था, लेकिन जो फांसी की सज़ा उसे आज नहीं तो कल हो सकता मिल जाए। लेकिन एक उसकी भी पिटीशन दाखिल है कि उसका जो बच्चा है, उस बच्चे को अनाथ होने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका दायर की है। उस पुनः याचिका में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा कि उसका बच्चा अनाथ ना हो जाए, इसके लिए बचाव के अभी कुछ अवसर बचे हुए हैं। लेकिन जो उसने कृत्य किया है वो कृत्य बहुत ही निंदनीय है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सलीम ने भी दया याचिका लगाई है, लेकिन उनके दोनों लोगों की फांसी होना लगभग तय है। और आप इन सब कहानियों से जागरूक हों, सतर्क रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।